नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार में चुनाव की तारीखों का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन वहां की राजनीतिक हलचल और सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं। देश में जब भी चुनाव होता, किसी राज्य में जब भी चुनाव होता, जब तक कोई मुद्दा बहुत बड़ा नहीं हो जाता या फिर इस तरह का कोई माहौल नहीं बन जाता, तब तक जाति और धर्म के आधार पर ही वोटिंग देने का पैटर्न रहा है और यही पैटर्न बिहार में भी देखे जाते रहे हैं। इस बार भी चूंकि अभी तक कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, कोई ऐसा माहौल नहीं बन चुका है जिसके आधार पर कहा जाए कि उसी आधार पर वोटिंग होगी, तो जाति और धर्म के आधार पर भी इस बार भी वोटिंग देने का पैटर्न दिखेगा। आज हम बात करेंगे बिहार के वैश्य यानी कि बनिया समाज के वोटर्स के बारे में कि इस बार उनका मिजाज क्या है, उनके दिल में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, किस पार्टी महागठबंधन को वो वोट देना चाहेंगे, उनका समर्थन किधर है। इस बात को समझने परखने की कोशिश इंडिया रिपोर्ट की तरफ से की गई है और जो नतीजा है वो बहुत ही अलग तरह का है। वो चौंकाने वाला नतीजा कम से कम इस बार वैश्य समाज के वोटर्स की तरफ से दिया जा रहा है, जो कि थोड़ी देर के बाद हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले वैश्य समाज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर प्राचीन समय की बात करें तो राजा महाराजा जब युद्ध के लिए निकलते थे तो हर लोग इस बात को तो जानते और समझते हैं कि युद्ध जीत लिया गया या फिर युद्ध में हार हो गई, लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा कि इस युद्ध के लिए राशन, पानी, पैसे का इंतजाम कहाँ से होता था। दरअसल इसका पूरा इंतजाम वैश्य समाज के लोग ही करते थे, बनिया समाज के लोग ही करते थे। स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, बड़े बड़े आंदोलन खड़े किए गए, जन समर्थन तो था, लेकिन आंदोलन को चलाने के लिए पैसे की जरूरत थी, तो पैसे कहाँ से आते थे। वैश्य समाज के जो देशभक्त जो लोग थे, वैसे लोग इसका इंतजाम करते थे। सबसे बड़ा चेहरा उस वक्त महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनका नाम पूरी दुनिया में आज अमर हो चुका है, है ना, वो वैश्य समाज से ही आते थे। तो स्वतंत्रता आंदोलन में बड़े बड़े आंदोलन को चलाने के लिए भी वैश्य समाज की बड़ी जरूरत पड़ती थी कि पैसे का इंतजाम हो, राशन का इंतजाम हो, तमाम किस तरह से आंदोलन को बेहतरीन ढंग से सुनियोजित तरीके से चलाया जा सके। ऐसे देशभक्तों की कमी नहीं थी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दरमियान भी। इसके बाद सिर्फ यही तक की बात नहीं है। अगर वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, चंदे दिए जाते हैं, पैसे कहाँ से आते हैं, ये सारे जो बड़े बड़े चंदे होते हैं वे व्यापारी वर्ग की तरफ से ही आते हैं। व्यापारी वर्ग कौन है? ज्यादातर बनिया समाज के लोग हैं, वैश्य समाज के लोग हैं। नई राजनीतिक पार्टी खड़ी कर दी जाती है और कई राजनीतिक पार्टियां तो जाति के नाम पर खड़ी होती है, इसके बावजूद उस राजनीतिक पार्टी को चलाने के लिए भी वैश्य समाज की जरूरत पड़ती है। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर कोई देश में कोई बड़ा आयोजन हो रहा हो या कोई बड़ा आपदा आ गया, हर जगह वैश्य समाज के लोग संकट मोचक की तरह, दाता की तरह खड़े नजर आए और इसीलिए समाज के सभी वर्गों में इनकी पहुंच है और सभी वर्गों में इनका एक अलग तरह का प्रभाव है। बिहार में भी कुछ इसी तरह की ताकत वैश्य समाज के अंदर भी है। इनकी राजनीतिक ताकत में काफी इजाफा हुआ है। पहले इस तरह की बातें नहीं थी, तमाम राजनीतिक हिस्सेदारी और अधिकारों में इन्हें पीछे रखा जाता था, लेकिन समाज में जागरूकता बढ़ी है, राजनीतिक ताकत और इनका प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन कुछ शिकायतें हैं इस समाज की तरफ से कि जो जातिगत जनगणना की गई उसमें इस समाज की जो आबादी है बहुत ही कम करके दिखाया गया है। जैसे बनिया समाज की जो आबादी दिखाई गई जातिगत जनगणना में, वो 2.3% ही दिखाई गई। अलग अलग जो वैश्य समाज के अंतर्गत जो कई उपजातियां हैं, जैसे इसमें कई तरह की उपजातियां हैं, बनिया हो गए, सूरी हो गए, इसके बाद साहू हो गए, सोनार हो गए, अग्रवाल हो गए, वर्णवाल हो गए, गुप्ता हो गए। इसी तरह से 56 उपजातियां हैं और इन 56 उपजातियों में कई उपजातियों को इसमें शामिल भी नहीं किया गया और कई उपजातियों को इस वैश्य समाज से अलग करके उनकी आबादी दिखाई गई। तो इस वैश्य समाज के लोगों का ये आरोप है या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि इस समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनकी आबादी कम करके दिखाई जा रही है। जबकि 56 उपजातियों को जोड़कर देखा जाए तो बिहार में कम से कम तो इनकी आबादी 8 से 9% बैठती है। कई वैसे संगठनों का दावा है कि 8-9% नहीं, बल्कि अगर 56 उपजातियों को जोड़ दिया जाए, ढंग से गिनती की जाए, तो 21 से 22% इनकी आबादी है। तो समझा जा सकता है कि अगर इतनी बड़ी आबादी है तो इस समाज का, इस वोटर्स
की जो राजनीतिक जो इसकी ताकत है, जो इसका प्रभाव है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियों को इसका अंदाजा भी है। हम थोड़ी देर के बाद आपको बताएंगे कि हमारे नतीजे में इस समाज के वोटर्स ने किस पार्टी को, किस महागठबंधन को वोट किया, कितना फीसदी समर्थन दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले बिहार में राजनीतिक ताकत, अगर वैसे बनिया समाज की राजनीतिक ताकत की बात करें और कुछ कमजोरियों की बात करें तो उस पर भी नजर डाल देते हैं। अगर राजनीतिक ताकत की बात करें तो जो सबसे बड़ी इनकी ताकत है इस समाज की कि शहरी वोटर बैंक के तौर पर है, यानी कि जो बड़े बड़े शहर हैं बिहार में, खासतौर पर अगर पटना की बात करें, गया की बात करें, मुजफ्फरपुर की बात करें, दरभंगा, भागलपुर, इन तमाम बड़े शहरों में इस समाज के वोटर्स भारी तादाद में, निर्णायक भूमिका में, और इसीलिए इनका महत्व बढ़ जाता है क्योंकि शहरी जो वोट बैंक इनका है, निर्णायक होने की वजह से तमाम राजनीतिक पार्टियों में इनकी एक अलग तरह की पकड़ है, प्रभाव है, इनकी अलग तरह की पहचान है। दूसरी जो इनकी बड़ी ताकत है वो है व्यापारी वोट बैंक, है ना। व्यापारी वोट बैंक होने की वजह से तमाम राजनीतिक पार्टियों को इनकी ताकत का अंदाजा है, क्योंकि व्यापारी वर्ग से राजनीतिक पार्टियों को जरूरत पड़ती है, पैसे इन्हीं के पास हैं, चंदा इन्हीं से मिलेगा, ये तमाम सारी ऐसी चीजें हैं, सहयोग इन्हीं से मिलेगा, मदद इन्हीं से मिलेगा, संकट मोचक यही हैं, दाता यही हैं। तो तमाम राजनीतिक पार्टियों को इस बात का अंदाजा है कि व्यापारी वर्ग को कैसे खुश रखना है, इसलिए चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो या तमाम राजनीतिक पार्टियां हो, वो सभी चाहती है ऐसी पार्टियां कि व्यापारी वर्ग, इस समाज का जो वोट है हमारे खाते में आए। तो एक बड़ी ताकत के तौर पर इसे देखा जा सकता है। इसके बाद 35 सीटों पर, बिहार में 35 सीटों पर वैश्य समाज या बनिया समाज के जो वोटर हैं वो निर्णायक हैं, यानी कि 35 सीटों पर एक तरफा जीत हासिल कर सकते हैं। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें 24 सीटों पर इनकी जीत मिली थी, बड़ी ताकत के तौर पर कहा जा सकता है। लेकिन अगर 56 उपजातियां, या कह सकते हैं कि वैश्य समाज में अगर इस तरह का विभाजन ना हो, तो अगर एक तरफा वोटिंग बढ़े तो 24 नहीं बल्कि 35 या 35 से अधिक सीटों पर एक तरफा इनकी जीत हो सकती है। ये तो ताकत की बात हो गई, लेकिन कुछ कमजोरियां हैं। जैसे सबसे बड़ी इनकी कमजोरी है कि वोटों का बिखराव है। जैसा कि लगातार हम कह रहे हैं कि कई उपजातियों में बंटी हुई है और सभी जो उपजाति, जो अलग अलग जातियां हैं, अपनी अपनी पहचान के साथ उनका जीने का तरीका है, वो अपनी पहचान के साथ जीते हैं और वो वैश्य तो मानते हैं खुद को, लेकिन फिर उनकी एक अलग पहचान बन जाती है। जबकि वैश्य संगठनों का यहाँ पर यही कहना है, उनकी तरफ से कहा जाता है कि जितनी उपजातियां हैं अगर सभी एक छतरी के नीचे आ जाए तो वैश्य समाज की ताकत, राजनीतिक ताकत और बढ़ेगी, और यही नहीं हो पा रहा है। इसलिए वोटों का बंटवारा है, यानी कि हर पार्टियों को इनका वोट जाता है। जो दूसरी इनकी बड़ी कमजोरी है कि एक पार्टी तक के सीमित है। अमूमन ये देखा गया है बिहार में कि वैश्य या व्यापारी वर्ग खासतौर पर, इनका पूरा का पूरा वोट बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। राजनीतिक सिद्धांतों के हिसाब से बात थोड़ी गलत हो जाती है, इसलिए कि अगर आप एक पार्टी से अपने वोट को जोड़ लेते हैं तो फिर, या वोट बैंक को जोड़ लेते हैं, तो आप मोल भाव करने की स्थिति में नहीं होते। ऐसे में आपके अधिकार या फिर आपके समाज के लिए जो चीजें होनी चाहिए, उन सारी चीजों को लेकर के आप अच्छे से डील नहीं कर पाते। एक जो राजनीतिक है ना, मोल भाव करने की जरूरत पड़ती है, उसमें आप पीछे रह जाते। तो ये बड़ी दिक्कत है एक पार्टी से जुड़े रहने की वजह से या वहां तक सीमित रहने की वजह से। तीसरी जो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, सर्वमान्य नेता की कमी है। नेता तो बहुत हैं और बहुत ही प्रभावशाली नेता हैं कई इस समाज के लोग, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वैश्य समाज की सभी जातियों को एक छतरी के नीचे लाने में कामयाब नहीं है। अलग अलग इसी उपजाति के नेता हैं और अपने उपजाति के नेता के तौर पर वो प्रभावशाली हैं, वहां तक उनका प्रभाव है, लेकिन इसी बनिया और वैश्य समाज की दूसरी जाति में उनका प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए सर्वमान्य नेता की बहुत भारी कमी है। ये सारी चीजें मतलब इस जाति समाज के बारे में निकलकर सामने आती है। अब वक्त हो गया है, वैश्य समाज या बनिया समाज के वोटर्स इस बार किसे अपना समर्थन दे रहे हैं। सबसे पहले जो विकल्प के तौर पर हमारी तरफ से दिया गया कि बीजेपी प्लस को दे रहे हैं, या फिर आरजेडी प्लस को दे रहे हैं, या फिर जनसुराज को दे रहे हैं, या फिर किसी दूसरी पार्टी को, या फिर उनका किस तरह का कोई विकल्प उनकी तरफ से नहीं आया, तो इस आधार पर बांटने की कोशिश हमारी तरफ से हुई है। तो पहला जो विकल्प हमारी तरफ से दिया गया
वैश्य और या फिर बनिया समाज के वोटर्स के बीच में कि बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए गठबंधन को आप कितना वोट कर रहे हैं। और अलग अलग लोगों से बातचीत करने के बाद सैंपल के आधार पर जो नतीजा निकला है वो 60% लोगों ने कहा कि वो बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। बीजेपी प्लस का मतलब इसमें बीजेपी को इसलिए रखा गया कि बीजेपी के साथ ही ज्यादातर लोग जुड़े हुए हैं। और पिछले विधानसभा की बात करें तो 15 विधायक बीजेपी से बने थे, इस समाज के उम्मीदवार जीत कर आए थे और विधानसभा पहुंचे थे। तो समझ सकते हैं कि बीजेपी से कितना बड़ा जुड़ाव इस समाज के लोगों का है, इस समाज की आबादी का है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि बीजेपी चूंकि परंपरागत एक पार्टी इस समाज के लिए रही है और इस हिसाब से उनका जो वोट है उसी पार्टी को जाता रहा है। और भी अलग अलग तर्क और वजहों की वजह से इस पार्टी के साथ अपना जुड़ाव वो देखते हैं। अगला जो ऑप्शन जो विकल्प दिया गया था हमारी तरफ से वो दिया गया था आरजेडी प्लस का। वैसे महागठबंधन भी कह सकते हैं आप। आरजेडी प्लस में, आरजेडी मैं इसलिए कह रहा हूं कि आरजेडी से ज्यादा इनका जुड़ाव है महागठबंधन में, अगर कांग्रेस और वाम दलों की पार्टियों को अगर को भी शामिल कर दें तो। लेकिन आरजेडी की तरफ इनका ज्यादा झुकाव है। पिछले विधानसभा में 5 सीटें आरजेडी की तरफ से समाज के उम्मीदवार जीते थे और विधानसभा पहुंचे थे। तो इस बार कह रहे हैं कि 30% है ना, 30% समाज के वोटर्स की तरफ से जो हमारे पास नतीजा है कि 30% वो आरजेडी का समर्थन करते हैं। 30% लोग मानते हैं कि इस बार के चुनाव में उन्हें वो वोट करेंगे। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो जहां बीजेपी को लगभग 65 से 70% वोट पड़ा था इस समाज की तरफ से, महागठबंधन को भी तकरीबन 25 से 26% पड़ा था। तो थोड़ी सी गिरावट बीजेपी के लिए देखी तो जा रही है, लेकिन आरजेडी को कोई नुकसान होता नहीं दिख रहा है। इसके पीछे की वजह है कि इस बार तेजस्वी यादव ने वादा किया है इस समाज के लोगों से कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वैश्य कमीशन बनाएंगे, बाजार में व्यापारियों की सुरक्षा के लिए अलग इंतजाम करेंगे, और भी कई तरह के वादे उनकी तरफ से किए गए। तो ऐसा माना जा रहा है कि पिछली बार जितना वोट पड़ा था आरजेडी को, उसमें कोई बहुत बड़ी सेंधमारी करने में कोई कामयाब होता नहीं दिख रहा है। और यही वोट बैंक हो सकता है कि इस बार भी आरजेडी के लिए बना रह जाए, जो कि अच्छी खबर है आरजेडी के लिए। और बीजेपी के पक्ष में भी अमूमन उतना ही वोट पड़ रहा है, लेकिन 5-6% का थोड़ा सा अंतर आ रहा है। और वजह इसके पीछे है एक और पार्टी का इस बार आ जाना, और वो विकल्प हमारी तरफ से दिया गया था इस समाज के वोटर्स के बीच में, जन सुराज का। तो जन सुराज के पक्ष में, उनके समर्थन में इस समाज के वोटर्स की तरफ से 7% समर्थन जताया गया कि हाँ, जन सुराज के जो नेता है पीके यानी कि प्रशांत किशोर, वो अच्छी बातें कर रहे हैं और बहुत ही गंभीरता से इस समाज के वोटर्स की तरफ से, इस समाज के लोगों की तरफ से उनकी बातें सुनी जा रही हैं, उनकी बातें प्रभावित कर रही हैं। और वैसे लोग जो बीजेपी से थोड़े नाराज हैं या फिर आरजेडी से नाराज हैं, या फिर उन्हें लगता है कि इन लोगों को वोट देने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि कुछ भी उनके हिस्से में कोई बड़ा काम आ नहीं पाता है या फिर उनका कुछ भला नहीं हो पाया, ऐसे लोग हो सकता है कि जन सुराज को वोट दे दें। और इस लिहाज से प्रशांत किशोर के लिए एक अच्छी खबर यही है कि वो पहली बार चुनाव है ना, उनकी पार्टी लड़ रही है और बड़ी सेंधमारी वो करती नजर आ रही है। 7% का वोट जो चंक है वो कम नहीं है, बहुत ज्यादा कहा जाएगा अगर पहली बार कोई पार्टी मैदान में आ रही हो। और इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा, जबकि खास तौर पर वैसे वोट बैंक की बात कर रहा हूं जो या तो बीजेपी से पूरी तरह से जुड़ी हुई है या फिर आरजेडी से जुड़ी हुई है, वहां से भी किस तरह से सेंधमारी करके जनसुराज लाने में कामयाब होती दिख रही है। इसके बाद 3% लोगों ने कहा कि हमारा झुकाव किसी और पार्टी की तरफ है। हाँ, वैसे जब बार बार पूछा गया कि फिर भी बीजेपी बताएं, जनसुराज बताएं या फिर कांग्रेस बताएं, वाम दल की कोई पार्टियां बता दें, आरजेडी बता दें, तभी वो किसी पार्टी का नाम लेते नजर नहीं आए। उन्होंने अलग अलग फैक्टर और अलग अलग कारण की वजह से बताया कि उनका वोट कहीं और जाएगा। लेकिन वो बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस या फिर आरजेडी का नाम लेते नजर नहीं आए, लेकिन इनका प्रतिशत बहुत ही कम है। तो मिला जुला करके जो हमारा नतीजा निकला है उसमें बीजेपी को 60% मिल रहा है और आरजेडी प्लस को, बीजेपी प्लस को 60% मिल रहा है, आरजेडी प्लस को 30% मिल रहा है और 7% समर्थन वैश्य बनिया समाज के वोटर्स की तरफ से जनसुराज को मिल रहा है, बाकी 3% अन्य को जा रहा है। ये नतीजा जो निकला है बाकायदा हमारे सैंपल के आधार पर निकालने की कोशिश हुई है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति और हालात के आधार पर ये नतीजा है। चुनाव से ठीक पहले क्या चीजें बदल जाए, कौन मुद्दा बड़ा हो जाए या फिर किस तरह से हवा बदल जाए, इसके बारे में आकलन करना थोड़ा आसान नहीं है। उस वक्त किस आधार पर बड़ी वोटिंग होगी
इसी आधार पर नतीजे भी आएंगे। और ये तमाम जो चीजें हमारी तरफ से कही जा रही हैं हमारे सैंपल के आधार पर है, हम लोगों से जो बातचीत कर रहे हैं उनके आधार पर है, और जो निकल कर सामने आ रहा है इस वक्त बिहार के वैश्य और बनिया समाज के वोटर्स की तरफ से यही नतीजा है, वर्तमान परिस्थिति जो इस वक्त वहां की बनी हुई है। आपको भी यदि लगता है, यदि आप अपनी राय रखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप लिख सकते हैं कि इस बार कितना फीसदी वैश्य यानी कि बनिया समाज के वोटर्स किस पार्टी को कितना फीसदी समर्थन दे सकते हैं। आप अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने कमेंट को आप रख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो आप हमें तुरंत सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करें। नमस्कार।